हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में जो हिंदू न्यूज़पेपर है, इसके जो सबसे अच्छे और डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इस पर एक वीडियो मैं लगभग 10 दिन पहले आप तक लेकर आया था। और आप में से कईयों की रिक्वेस्ट ये थी, क्योंकि हिंदू के वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए हर हफ्ते एक वीडियो वोकेबुलरी का हिंदू न्यूज़पेपर से बनाया जाए। तो ये बात मुझे अच्छी लगी और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। अब से हर हफ्ते हिंदी भाषा में एक वीडियो वोकेबुलरी का हिंदू न्यूज़पेपर से निकाले गए जो डिफ़िकल्ट शब्द हैं उनसे बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें आपका भी पूरा योगदान है। जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं और वो मुझे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़कर शब्द भेजते हैं रोज़ मेरे ईमेल इनबॉक्स में। उसमें से मैं वो शब्द चुनता हूँ, लगभग 50 शब्द मैं चुनता हूँ और उसके बाद हर हफ्ते एक वीडियो आप तक लाऊंगा। इस वीडियो को शेयर करना ये आपका उत्तरदायित्व रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वोकेबुलरी का द्वितीय भाग, हिंदू न्यूज़पेपर के वर्ड्स। वोकेबुलरी। सबसे पहला शब्द है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज ये वैसे एक साइंस का शब्द है और एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब ये है, जैसे लोहा होता है यानी आयरन। आप जानते हैं लोहे के ऊपर जंग लग जाता है और जंग लगने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हवा और एक पानी। और लोहे को अगर ये दोनों मिल जाएं तो लोहे में रस्ट लग जाता है। रस्ट मतलब जंग। जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर हम जिंक धातु की एक परत चढ़ाते हैं जिससे हवा और पानी लोहे के ऊपर ना लगे और लोहा खराब ना हो। उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसी तरह से गैल्वेनाइजेशन जो शब्द है ये बना गैल्वेनाइज से। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे बोलते हैं गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज होना बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, मैं बहुत ही हताश हूँ, बहुत ही निराश हूँ, तो मुझे प्रेरणा की ज़रूरत है, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। और मेरा कोई दोस्त जिसने एग्ज़ाम निकाला है, अगर वो मुझे प्रेरित करता है यानी वो मुझे गैल्वेनाइज कर रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह लोहे को बचाने के लिए, जिससे उसमें जंग ना लग जाए, जिंक उसे गैल्वेनाइज करता है, इसी तरह कोई भी चीज़ आपको अगर प्रेरित करती है, आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाती है और आपको कोई कार्य करने के लिए, कार्यशील होने के लिए प्रेरित करती है, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइज करना। जैसे मैं परसों का ही अखबार पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा था, बॉब्स इंक्लूजन इज गोइंग टू हैव अ बिग गैल्वेनाइजिंग इफेक्ट ऑन द यूरोपियन टीम, आयरिशमैन मैगिनले सेड ऑन गोल्फ चैनल। यानी कि एक खिलाड़ी है बॉब, बॉब का टीम में आना, उससे पूरी टीम गैल्वेनाइज हो गई है। गैल्वेनाइज हो गई है मतलब पूरी टीम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई है, अपलिफ्ट हो गई है, क्योंकि उनका एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी वो टीम में आ गया है। यानी इसको एक, अगर मैं एक बहुत अच्छा आपको एक और वो बताता हूँ इसके अंदर, इसको कहते हैं शॉट इन दी आर्म। अगर मैं एक मुहावरा यूज़ करूँ, शॉट इन दी आर्म का मतलब होता है अगर जैसे आपकी बाजू में किसी ने एक इंजेक्शन लगा दिया हो, यानी आपको ऊर्जा से भर दिया हो, उसको बोलते हैं शॉट इन दी आर्म। तो अगर मान लीजिए आपकी कोई टीम है, उसका एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, लेकिन अगर आपको मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले ही खबर मिलती है कि वो खिलाड़ी फिट है, यानी आप गैल्वेनाइज हो जाएंगे, आपको एक तरह से शॉट इन दी आर्म मिल जाएगा। तो यानी कि किसी को प्रेरित करना, किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए, यानी गैल्वेनाइज करना। यहाँ पर ये जो फिटनेस ट्रेनर हैं, ये इस व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए उकसा रही हैं, इसे गैल्वेनाइज कर रही हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड वर्ड। अगला शब्द है पिरिक। पिरिक शब्द जो है, दिस इज अ एपोनिम, यानी कि इसके पीछे एक काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक कहानी है। कई ऐसे शब्द होते हैं अंग्रेजी में जो कहानियों से बन जाते हैं। जैसे एक राजा था जिसका नाम था पिरस, PYRRHUS। पिरस राजा था। पिरस राजा जो इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पर कब्जा करना चाहता था। उसने रोमन्स पर अटैक किया, अपनी जो सेना है रोमन्स को बीट करने में लगा दी, लेकिन रोमन्स को हराने में उसकी सारी सेना खुद की भी खत्म हो गई। वो युद्ध जरूर जीता, लेकिन जब तक वो रोम पहुंचा वो इतना ज़्यादा वीक हो चुका था कि वो रोम को जीत नहीं पाया। तो ये कहानी है पिरस राजा की। कहने का मतलब, कई बार आप कोई ऐसी बाजी जीत तो लेते हैं, लेकिन उसको जीतने में जो आपका नुकसान होता है वो इतना ज़्यादा होता है
कि वो जीत जीत के समान नहीं होती, वो जीत हार के समान होती है, उसे बोलते हैं पिरिक। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने सगे भाई से कोई बहस करते हैं और आप उससे वो बहस तो जीत जाते हैं, लेकिन आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है, तो क्या आप उसे जीत कहेंगे? नहीं, क्योंकि इस जीत के पीछे जो आपको जो जो कीमत चुकानी पड़ी है इस जीत की, वो बहुत ज़्यादा है, उसको कहते हैं पिरिक। तो यानी कि अगर आप कोई पिरिक विक्ट्री आपकी होती है, यानी कि वो ऐसी विक्ट्री है जिसकी जो कीमत है आपने बहुत ज़्यादा चुकाई है। सो पिरिक मीन्स वन एट टू ग्रेट अ कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कीमत, आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े तो उसे बोलते हैं पिरिक। ये शब्द बना पिरस राजा की कहानी से, इसको बोलते हैं ये एपोनिम्स। अगर आप कहें तो मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना सकता हूं एपोनिम्स का, पर उसके लिए आपको कमेंट्स में लिख के बताना होगा। अगला है अबाइस्मल। इसके दो मीनिंग हैं और इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई वो मैं आपको बता देता हूं। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं अबाइस। अबाइस मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशालकाय। कोई मुझसे पूछे कि भाई प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, तो मैं कहूंगा अबाइस है, इट्स एन अबाइस। मैं इसे नाप भी नहीं सकता, इमेंस है, मैं इसे नाप नहीं सकता, अबाइस। सो अबाइस से बना अबाइस्मल। अबाइस्मल मतलब बहुत ही गहरा, बहुत ही बड़ा, इतना गहरा कि उसको नापा भी नहीं जा सकता, तो बहुत ही गहरी चीज को बोलते हैं अबाइस्मल। दूसरी बात, कई बार ये शब्द हम कुछ ऐसा दिखाने के लिए भी यूज करते हैं जो बहुत ही गंदा हो। फॉर एग्जाम्पल, उस खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो इतना गंदा था, यानी इट वॉज अबाइस्मल। कहने का मतलब इतना गंदा यानी इतना बड़ा, इतना गहरा, इतना बुरा कि उसे नापा ही नहीं जा सकता। सो इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस था, जो ओलंपिक्स के अंदर इंडियन जो मेल एथलीट्स थे, वो अबाइस्मल था, यानी कि बहुत ही गंदा था। इसी तरह से अगर कल रात को आपने डिबेट देखी हो जिसमें अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट के जो नॉमिनी हैं, आप जानते हैं अमेरिका की जो प्रेसिडेंट उनमें से कोई एक बनेगा, या तो ट्रंप या हिलरी क्लिंटन, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनमें भी डिबेट होती है। तो कल रात को मैंने टीवी पे एक डिबेट देखी थी, पेंस वर्सेस केन। केन है हिलरी क्लिंटन के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और पेंस हैं ट्रंप के। इनके बीच जो डिबेट हुई उसमें माइक पेंस का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अबाइस्मल था। तो उनके परफॉर्मेंस को एक अबाइस्मल फेलियर कहा जा सकता है, यानी बहुत ही बुरा, बहुत ही भयावह बुरा। और दूसरा अबाइस्मल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। अगला है एमिशन। एमिशन, अगर अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे हम ई लगाते हैं तो बहुत सारे केसेस में उसका मतलब होता है एग्जिट। आप बहुत सारे ऐसे शब्द देखेंगे जो ई से शुरू होते हैं, एग्जिट, निकासी, बाहर ले जाना किसी चीज को, जैसे एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है? अगर हमारे देश का व्यक्ति कोई बाहर चला जाएगा तो यानी वो एमिग्रेंट है। तो ई से जो शब्द शुरू होते हैं मतलब बाहर की तरफ। एमिशन मतलब होता है रिसाव। अब जैसे यहाँ पे ये फैक्ट्री है, इससे प्रदूषण निकल रहा है, तो ये प्रदूषण क्या हो रहा है? एमिट हो रहा है। एमिट मतलब बाहर की तरफ जाना, यानी कोई चीज एग्जिट होना, उसे बोलते हैं एमिट। और एमिट से वर्ड बना एमिशन, यानी एमिशन मतलब डिस्चार्ज, यानी कि किसी चीज का रिसाव। जब आपके चोट लगती है तो ब्लड का क्या होता है बाहर? रिसाव, यानी ब्लड बाहर एग्जिट होता है, एमिट होता है। एमिट जनरली हम प्रकाश के लिए यूज करते हैं, क्योंकि प्रकाश भी बाहर निकलता है। अगर एक टॉर्च है आपके हाथ में और उस टॉर्च को आप ऑन करते हैं तो उसमें से लाइट क्या होती है? एमिट होती है, यानी कि प्रकाश बाहर निकलता है, एमिट होता है। तो एमिशन का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ समथिंग, किसी चीज का बाहर निकलना, उसे कहते हैं एमिशन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। आप जानते हैं चाइना और यूएस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं। इन दोनों का टोटल 38% कंट्रीब्यूशन है। दुनिया में अगर 100% पॉल्यूशन होता है तो 38% चाइना और अमेरिका मिलकर करते हैं, यानी इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बहुत ज्यादा है। अगला है एविड। एविड का मतलब होता है अगर मैं किसी चीज के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उस चीज का एविड फॉलोवर हूं, यानी किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट रखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखना, उस चीज के पीछे पागल रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल का बहुत शौकीन हूं तो मैं कहूंगा आई एम एन एविड वॉचर ऑफ फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल को बहुत ही पैशन के साथ देखता हूं, पूरी ऊर्जा के साथ देखता हूं। जिस भी टीम को सपोर्ट करता हूं पूरी जान लगा देता हूं। अगर वो टीम जीतती है तो मैं भी खुश होता हूं, अगर वो टीम हार जाती है तो मेरा मन करता है कि मैं रो लूं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं मोहन बागान फुटबॉल क्लब का एविड फॉलोवर हूं, यानी पैशनेट, एकदम पैशनेट। और एविड के लिए कुछ और भी शब्द हैं जो बहुत अच्छे हैं,
जैसे आप बोल सकते हैं एविड के लिए कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना, या फिर आप बोल सकते हैं एंथुजियाज़म। मैं मोहन बागान फुटबॉल क्लब के लिए एंथुजियास्ट हूँ। एंथुजियास्ट मतलब मेरा जो एंथुजियाज़म है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। या मैं आर्डेंट हूँ, आई एम एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ मोहन बागान। या फिर आई एम अ पैशनेट, मेरा पैशन है, आई एम अ पैशनेट फॉलोवर ऑफ मोहन बागान। आई एम एन एविड रीडर ऑफ हिस्ट्री बुक्स, जो इतिहास की किताबें हैं उनका मैं एविड रीडर हूँ, यानी बहुत ही शौक से पढ़ता हूँ। स्ट्रीक, स्ट्रीक के दो मतलब होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रीक का जो ज़्यादा आता है एग्जाम में वो ये वाला आता है, दूसरे वाला, लेकिन पहले वाला भी बता देता हूँ। स्ट्रीक का मतलब होता है किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसको बोलते हैं स्ट्रीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। आप जानते हैं, आपने कहावत सुनी होगी कि क्रोधी का कोई मित्र नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल आप इस पर कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, माई बॉस हैज़ एन एंगर स्ट्रीक, यानी मेरी जो बॉस है उनकी एक प्रवृत्ति ऐसी है, स्ट्रीक मतलब चरित्र या प्रवृत्ति, कि वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज सीक्रेटिव स्ट्रीक वॉज टू हाइड हिज इनकम स्टेटमेंट। उस बिजनेसमैन की, उस पूंजीपति की, उद्योगपति की एक स्ट्रीक थी, सीक्रेटिव स्ट्रीक थी, यानी गुप्त उसकी प्रवृत्ति थी कि वो हमेशा इनकम टैक्स ऑफिशियल से अपनी इनकम छुपाता था। तो ये उसकी प्रवृत्ति थी। स्ट्रीक मतलब किसी का चरित्र या किसी की प्रवृत्ति। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रीक का, वो क्या है? वो है लगातार, लगातार सक्सेस मिलना या लगातार फेलियर मिलना। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, इंडियन टीम इज ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, यानी इंडियन टीम लगातार जीतती ही जा रही है। इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक विनिंग स्ट्रीक पर है, यानी विनिंग स्ट्रीक पर निकल गई है। पिछले साल टेनिस की दुनिया में धमाल मचाया नोवाक जोकोविच ने। जोकोविच विनिंग स्ट्रीक पर थे, कोई हरा ही नहीं पा रहा था उन्हें, लेकिन उनकी विनिंग स्ट्रीक अभी अभी टूटी है। तो फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीक के आप हार में भी और जीत में भी, अगर कोई लगातार हारता ही जा रहा है तो वो लूजिंग स्ट्रीक पर है, और अगर कोई जीतता ही जा रहा है तो वो विनिंग स्ट्रीक पर है। सो स्ट्रीक मतलब लगातार जीत या लगातार हार का अंतराल। क्रॉस, ये समझना थोड़ा सा आसान है। क्रॉस मतलब कोई ऐसी बिना बुद्धि लगाए हुए कोई बात कह देना। मैं कल ही न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो मैं जी न्यूज़ देख रहा था। उस पर कर्नल थापा आए हुए थे जिन्होंने अपना बेटा खो दिया 1999 के कारगिल युद्ध में। उनको ओमपुरी साहब, जो हमारे मशहूर एक्टर हैं, वो कहते हैं कि जो बीएसएफ का के जो हमारे सोल्जर शहीद हुए अभी अभी, तो नितिन जी, उनके बारे में कहते हैं कि किसने कहा था नितिन को बीएसएफ ज्वाइन करने को। तो इस तरह की ये जो कमेंट था ये बहुत ही क्रास था। इसमें बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि का उपयोग किए, बिना सेंसिटिव हुए कुछ भी बोल देना और बाद में उसका पश्चाताप करना, पछतावा करना कि भाई क्यों ऐसा बोला, उसको बोलते हैं क्रास। क्रास मतलब जिसमें कोई भी चतुराई, इंटेलिजेंस, बुद्धि का उपयोग ना किया हो, उसे बोलते हैं क्रास। जैसे सबसे ज़्यादा आपको ये मिलेगा, यूज़ हुए न्यूज़ में मिलेगा अभी, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में से ये वर्ड उठाया है। तो क्रास कमेंट्स सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है डेली लाइफ में, वैसे और भी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, लेकिन क्रास कमेंट्स। क्रास कमेंट कैसा कमेंट होगा? बिल्कुल बिना सोचे समझे जो मुंह में आए बोल देना। लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है आपकी सेक्सुअल डिजायर, आपके अंदर काम इच्छा कितनी है, कामुकता कितनी है, काम प्रवृत्ति जिसे कहते हैं वो कैसी है, उसको बोलते हैं काम इच्छा, यानी सेक्सुअल डिजायर। ये मेडिकल टर्म है बेसिकली, लिबिडो मेडिकल टर्म है लिबिडो। अगला शब्द है इनग्रेशिएट। इनग्रेशिएट का मतलब होता है कि जब आप किसी को खुश करने का प्रयत्न करते हैं ताकि आप उनसे कोई काम ले सकें, उसे बोलते हैं इनग्रेशिएट। इसको आप चापलूसी भी कह सकते हैं। हालांकि चापलूसी के लिए जो ज़्यादा अच्छा शब्द है वो इनग्रेशिएट नहीं है, वो है ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस एक सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस मतलब चापलूस। चापलूस के लिए वैसे एक और बहुत अच्छा शब्द है साइकोफेंट। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करता हूँ, चापलूसी करना जिसे कहते हैं कि जूता चाटना, इस तरह की कई हिंदी में मुहावरे बनाए हुए हैं। ऑब्सिक्वस मतलब भी चापलूसी करना, और साइकोफेंट मतलब चापलूस, और ऑब्सिक्वस मतलब चापलूसी। सो दोनों ही, तीनों ही शब्द का लगभग मतलब एक ही है। किसी को बहुत ज़्यादा बटरिंग करना, कहते हैं हिंदी में कहते हैं कि मक्खन बाजी करना, मक्खन लगाना, फ्लैटरिंग, बटरिंग करना,
उसको बोलते हैं इनग्रेशिएट करना। आपका जो मीनिंग है उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि दूसरे से कोई काम निकलवाओ और उसके लिए उसे फ्लैटर करो। एक और मुहावरा है हिंदी में, इसको बोलते हैं गधे को बाप बनाना। अगला है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब ये होता है जब आप किसी ठंडी जगह पे जाते हैं तो आपका खून जम जाता है। आपने सुना होगा कि ठंड की वजह से खून जम गया और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन खून जमते ही एकदम से मृत्यु नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ है और आपका हाथ में खून जम गया तो पहले उस जगह गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन मतलब वहाँ के जो टिश्यू हैं, वो जो कोशिकाएं हैं, वो मरनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि खून की कमी के कारण। उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। जैसे ये महिला है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे है, मान लीजिए कहीं -50 -60 जो टेम्परेचर है वहाँ पे है, तो इनका जो चेहरा है यहाँ पे खून जम गया है, और खून जब जम गया तो वहाँ पे जो बॉडी की कोशिकाएं हैं उन्होंने मरना शुरू कर दिया है। तो मरना शुरू जब कर दिया है तो इसको बोलते हैं मेडिकल में, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो आपको बता सकता हूँ, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ टिश्यूज़, यानी गैंग्रीन। गैंग्रीन होना यानी बॉडी का कोई पार्ट सड़ जाना। लेकिन अगर ये बॉडी का कोई पार्ट ठंड की वजह से सड़ता है तो उसे बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। और अक्सर देखी जाती है ये ऊंचाई पे, खासकर जो पर्वतारोही हैं, जो जो पहाड़ों पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग हैं, इनको एक काफ़ी बड़ा रिस्क रहता है फ्रॉस्ट बाइट का। अगला है फ्ले। फ्ले के देखिए, फ्ले का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो तो होता है चमड़ी उतारना। आप किसी की अगर चमड़ी उतार रहे हैं, लेकिन सिंबॉलिक है, ज़रूरी नहीं है कि आप चमड़ी उतार रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए लेट्स से कि कोई पॉलिटिशियन है और अर्नब गोस्वामी ने तो कल रात को उसकी चमड़ी उतार ली। चमड़ी उतार ली मतलब अब ये नहीं है कि उसने एक्चुअल में उसकी चमड़ी उतार ली, मतलब उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, पब्लिकली इतनी बेइज्जती कर दी। यानी पब्लिकली अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो एक तरह से आपने उसको फ्ले कर दिया। ऐसा लगा कि एक तरह से उसकी खाली उतार ली हो। तो ये फ्ले जो शब्द है ये कई तरह से यूज़ किया जाता है। एक तो जब आप किसी की पब्लिकली बेइज्जती करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, निंदा करते हैं, और दूसरा जब आप असली में किसी की स्किन उतारते हैं। जैसे कई बार बायोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो जानवर की चमड़ी, जिंदा जानवर की चमड़ी उतारते हैं। इनफैक्ट पुराने टाइम में ये एक पनिशमेंट होती थी, जो गद्दारी करता था उसकी जिंदा आदमी की चमड़ी उतार ली जाती थी। तो सो फ्ले के कई मीनिंग होते हैं और डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में उसको यूज़ किया जा रहा है। मैट्रियार्क, ये एक आसान शब्द है। देखिए, मैट लगेगा जैसे मैटरनल। पैटर्नल होता है पैतृक, मैटरनल होता है जो मदर के साइड का होता है। जैसे मेरी मैटरनल आंट है, मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट, मैटरनल कज़न, इस तरह से। तो मैटरनल मतलब जो मम्मी की साइड का होता है, पैटर्नल मतलब जो पापा की साइड का होता है। पैतृक मतलब पैटर्नल, जैसे मेरी बहुत सारी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, यानी पापा मेरे काफ़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, इस तरह से। तो मैटरनल से बना मैट्री आर्क। अब मैट्री तो बना मदर, मदर, और आर्क मतलब क्या होता है? आर्क मतलब होता है लीडर, मुखिया। तो जब किसी परिवार में महिला मुखिया होती है उसे बोलते हैं मैट्रियार्क। हालांकि भारत में ऐसा कम होता है। भारत में जनरली जो फादर होते हैं या जो मेल होते हैं वो होते हैं हेड। इसलिए भारत की सोसाइटी कैसी है? मैट्रिआर्कल या पैट्रिआर्कल? तो भारत की सोसाइटी है पैट्रिआर्कल, क्योंकि यहाँ पे जो जनरली भारत के अंदर जो परिवार के हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो पिता या मेल होते हैं। अगला है एप्रन। एप्रन होता है जो आप ऊपर पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ प्रोटेक्ट का मतलब ये नहीं है जरूरी कि आप किसी चीज़ से अपने आप की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये एक ड्रेस भी होती है। जैसे जो डॉक्टर होता है वो सफ़ेद रंग का ऊपर एक कपड़ा पहनता है जिसे एप्रन कहते हैं, और वो इसलिए कि वो इन्फेक्शन से बच सके, या जो अंदर नीचे वो जो नॉर्मल कपड़े पहनता है उन्हें पेशेंट के खून से या किसी तरह के रिसाव से, इन्फेक्शन से बचा सके। वकील होता है वो काले रंग का कोट पहनता है। तो ये सब एप्रन है। जो शेफ़ होता है, यानी कि जो रसोइया होता है, वो भी एप्रन पहनता है जिससे वो सब्जियों वगैरह से, जो उनके तेल वगैरह है उनसे अपने आप को बचा सके। तो एप्रन मतलब एक प्रोटेक्टिव गारमेंट जो आप नॉर्मल कपड़ों के ऊपर पहनते हैं। ट्रिकल। ट्रिकल मतलब होता है, ट्रिकल को हिंदी में आप कह सकते हैं टपकना। टपकना या कोई रिसाव, कहीं से कोई पानी टपक रहा है तो यानी वो ट्रिकल हो रहा है। तो ट्रिकल मतलब एक छोटी सी लहर कहीं से आ रही है, टपक रही है। जैसे आप कभी हिल स्टेशन जाते हैं तो हिल स्टेशन में जाते जाते आप कभी साइड में देखेंगे इस तरह से कहीं ऊपर से पहाड़ों से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, यानी वो ट्रिकल हो रहा है। तो ट्रिकल मतलब टपकना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस भी अच्छा है ये वाला, शी वॉकड अंटिल रेन बिगैन टू ट्रिकल डाउन थ्रू द जंगल ओवरहेड, यानी वो तब तक चलती रही जब तक बारिश ने टपकना शुरू नहीं कर दिया। तो ट्रिकल यानी टपकना या रिसाव। होंचो, होंचो आसान शब्द है। होंचो मतलब होता है प्रमुख। प्रमुख यानी किसी कंपनी का कोई लीडर है तो वो होंचो है। जैसे ये जो सज्जन है इनका नाम है सुनील मित्तल, जो एयरटेल कंपनी है भारती ग्रुप, उसके ये होंचो हैं यानी मुखिया हैं, प्रमुख हैं। ब्रिक बैट, ब्रिक मतलब होता है ईंट। ब्रिक मतलब होता है ईंट जो घर बनाने के काम आती है। लेकिन ब्रिक बैट, अब जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मैंने उसके सर पे ईंट मारी, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने असली में उठा के और ईंट से उसका सर फोड़ दिया। ईंट मारी मतलब मैंने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, क्रिटिसाइज़ किया उसे। तो ब्रिक बैट होता है बहुत ही ज़्यादा ब्लंट कटाक्ष, ऐसा कटाक्ष जो दूसरे को एकदम पानी पानी कर दे, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करना, उसको बोलते हैं ब्रिक बैट। और दूसरा शब्द ब्रिक बैट का होता है असली में जो ईंट होती है, अगर आप उसे फेंकते हैं, अगर आप उसको यूज़ करते हैं कि मिसाइल की तरह। ईंट मिसाइल की तरह कैसे यूज़ होती है? अगर आप ईंट को किसी के ऊपर फेंकते हैं और वो उसे चोटिल हो जाता है, यानी एक तरह से वो ब्रिक बैट का काम कर रही है। तो किसी व्यक्ति को आप जख्म देना चाहते हैं तो या तो ईंट मार सकते हैं उसके ऊपर, या शब्दों का वार कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो शब्दों का वार होता है, शब्दों से जो जख्म होते हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं। अगला है लेसरेशन। लेसरेशन मतलब होता है चोट लग जाना, छिल जाना। तो एग्जैक्टली लेसरेशन को बोलते हैं छिलना। सड़क पे आप गिर गए और आपकी जो खाल है वो सड़क से रगड़ के छिल गई, यानी लेसरेट हो गई। तो स्किन के अंदर जब कोई कट लग जाता है, जब स्किन थोड़ी सी फट जाती है, उसे बोलते हैं लेसरेशन। अगला है हॉन्च, जो हिप्स होते हैं और थाइज। हिप्स और थाइज, जो जांग है और हिप्स हैं, उनको मिला के बोलते हैं हॉन्च। तो जब आप बैठते हैं कहीं पे तो अपने हॉन्च पर बैठते हैं, यानी आप जो सहारा लेते हैं वो अपने हिप्स का लेते हैं और थाइज का लेते हैं, तो उसको मिला के बोलते हैं हॉन्च। मॉल, मॉल मतलब होता है किसी को जख्मी करना, जैसे उसे स्क्रैच करके, यानी उसको नाखूनों से या उसको कोई ऐसे वूंड देना। वूंड्स मतलब होता है जख्म, तो किसी को जख्मी करना यानी मॉल करना। जैसे अगर कोई टाइगर है, टाइगर के साथ आप फंस जाएंगे तो वो अपने पंजों से आपको मॉल कर देगा, यानी वो आपको ऐसे जख्म देगा जो खरोंच वाले जख्म होंगे, उनको बोलते हैं मॉल करना। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है आपकी जब किसी से बहुत ज़्यादा बहस हो जाए, इतनी बहस कि एकदम हाथापाई तक बात आ जाए। हालांकि बहुत बड़े लेवल पे फ़ाइट को ऑल्टरकेशन नहीं कहते, याद रखिए फ़ाइट के भी कई लेवल होते हैं। जैसे अगर आपने किसी से बात शुरू की, पहले तो आप छोटा मोटा आर्ग्यू करेंगे किसी बात पे, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन होगा। कंटेंशन यानी कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे आपका वो विरोध करेगा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटेंशन। और उसके बाद आप आर्ग्यू करेंगे, आर्ग्यू के बाद आप ऑल्टरकेशन करेंगे, यानी जब बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसे बोलते हैं ऑल्टरकेशन। इसको इसके लिए और भी आप शब्द यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरकेशन के लिए। जैसे आप ऑल्टरकेशन को क्वेरल बोल सकते हैं, जब बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसे बोलते हैं क्वेरल। क्वेरल करना यानी लड़ना, लेकिन अगेन बातों का लड़ना, अभी हाथापाई शुरू नहीं हुई है। और अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर आप उसे बोलेंगे फाइट। और फाइट के लिए और भी शब्द हैं, आप इसको स्कर्मिश बोल सकते हैं। स्कर्मिश, स्कर्मिश होना मतलब ही फाइट करना। तो ये अलग अलग हैं। अगेन जरूरी नहीं है कि फ़ाइट में हाथापाई हो, लेकिन फ़ाइट तब बोलते हैं जब थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाता है, वरना उससे पहले ऑल्टरकेशन शब्द अच्छा काम करता है, या आर्ग्यू या क्वेरल। अगला शब्द है लूम। लूम का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपके पास आस पास होती है, मंडराती है, तो मंडराना, यानी कोई चीज़ जब आपके आस पास होती है और आपको आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है तो उसे लूम बोलते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव शब्द है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फ्यूचर लूम्ड ग्रिम, यानी कि मुझे अपना जो भविष्य है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, ग्रिम लग रहा है, यानी कि जो मेरे आसपास नेगेटिविटी मंडरा रही है, फ्यूचर लूम्ड ग्रिम। या फिर द शैडो लूम्ड ओवर अबव अस, आप कहीं जंगल में जा रहे हैं और आपके आसपास कोई परछाई चल रही है तो आप कहेंगे द शैडो इज़ लूमिंग अबव अस। तो लूम मतलब मंडराना, थोड़ा सा नेगेटिव शब्द है, क्योंकि जो भी चीज़ आपके ये आसपास लूम करती है वो आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखती है। रेट्रोस्पेक्टिव होता है पीछे मुड़ के देखना।
रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे मुड़ के देखना। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मैं थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ रेट्रोस्पेक्टिव का। मान लीजिए कोई सीज़न ख़त्म हुआ। एक सीज़न अगर आप फुटबॉल देखते हैं, अंग्रेजी फ़ुटबॉल के शौकीन हैं, तो उसमें 38 मैच खेले जाते हैं। हर खिलाड़ी 38 मैच खेलता है फुटबॉल के। 38 मैच जब ख़त्म हो गए तो उसके बाद आपने खिलाड़ियों को कहा कि अब पीछे मुड़कर देखो अपने सीज़न की तरफ और अपना परफॉर्मेंस खुद चेक करो कि आप क्या उससे संतुष्ट हो, यानी रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यानी रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे मुड़ के देखना कोई चीज़। तो आपका सीज़न ख़त्म हो गया है अब, या आईपीएल का सीज़न ख़त्म हो गया। आईपीएल का सीज़न 2 महीने का होता है। उसके बाद आपने खिलाड़ी को कहा रेट्रोस्पेक्टिव अपने परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दो मुझे, यानी पीछे मुड़ के देखो जो आपने करा है पिछले 2 महीने में। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे मुड़ के देखना, पीछे से कोई चीज़ शुरू करना। जैसे कहते हैं कि अगर कोई नया कानून बनेगा तो अभी जो वो केस चल रहे हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा, यानी कि जो नया कानून है वो नए केसेस पे अप्लाई होगा। अभी जो चल रहे हैं उनके अचानक बीच में से शुरू नहीं हो सकता, यानी कि जो रेट्रोस्पेक्टिव केसेस हैं उन पे वो काम नहीं करेगा। सो रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स लुकिंग बैक और डीलिंग विद द पास्ट सिचुएशन। अगला है पैक्ड। देखिए, पैग को पैग से कंफ्यूज मत करना, जो पीने वाली शराब का पैग होता है वो अलग है। मैं बात कर रहा हूं पैक्ड। पैक्ड मतलब किसी चीज को बांध देना। आपने एक दीवार पे चार्ट लिया और 4 पिन से उसे पैक कर दिया, दीवार पे बांध दिया, 4 पिन लगा दिया आपने। जैसे यहाँ पे आपने ये जो ये पीसीज हैं इन्हें इससे पैक कर दिया, अब ये निकल नहीं सकते यहाँ से। तो कई बार आप अगर किसी बहुत आरामदायक सीट में बैठते हैं तो आप एकदम से उसमें धंस जाते हैं, एकदम से पैक हो जाते हैं, यानी किसी चीज़ से एकदम फिक्स हो जाना, उसे बोलते हैं पैक्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, हर बॉडी सीम्ड पैक्ड टू द चेयर, यानी जो वो महिला थी उनका जो शरीर है वो कुर्सी से एकदम पैक हो गया, यानी पैक्ड हो गया। हर बॉडी सीम्ड पैक्ड। शेडिंग। शेडिंग मतलब होता है कोई चीज़ उतार कर फेंकना, कोई चीज़ उतार कर फेंकना या किसी चीज़ को दूर करना अपने से। जैसे जो सांप होता है वो अपनी खाल उतार के फेंक देता है, उसे बोलते हैं शेडिंग ऑफ स्किन। इसी तरह से अगर कोई अपने आंसू निकाल के दूर फेंक रहा है अपने से, यानी वो शेड टीयर कर रहा है। टीयर शेड करना यानी आंसू निकालना। तो इतनी एक मैंने टीयर जरकर पिक्चर देखी। टीयर जरकर यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल, पॉइग्नेंट, इमोशन से भरपूर, कि मैं अपने आंसू शेड करने लगा। तो कोई भी चीज़ अपने से दूर करना, कोई चीज़ अपने से जो पहले आपका हिस्सा थी उसे अपने से दूर करना, उसे बोलते हैं शेडिंग। स्टीलर। स्टीलर मतलब बहुत ही शानदार, सितारे जैसा। धोनी का जो परफॉर्मेंस है वो इस सीरीज़ में शानदार रहा। रविचंद्र अश्विन का जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही है, इसमें स्टीलर परफॉर्मेंस, शानदार, स्टीलर। पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मतलब होता है धक धक, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, धड़कना, फड़कना, इसे बोलते हैं पल्सेटिंग। आपने कोई मैच देखा, वो इतना ज़्यादा टाइट था, इतना क्लोज था कि पूरे टाइम आपका दिल धड़कता रहा। पल्स बोलते हैं धड़कन को, पल्स से बना पल्सेटिंग, यानी पूरे टाइम दिल धक धक होता रहा, यानी पल्सेटिंग मैच था। मज़ा आ गया देख के, एड्रिनलिन पंपिंग था। एड्रिनलिन बॉडी में एक हार्मोन होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या गुस्से में होते हैं या उत्तेजित होते हैं तो बॉडी में एड्रिनलिन निकलता है। इसीलिए कहते हैं कि मैच कैसा था, एड्रिनलिन पंपिंग, यानी कि मेरी पूरी बॉडी में एड्रिनलिन भर गया था, इतना मैं जोश में था, इतना उत्तेजित था, इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड था, तो उसको बोलते हैं पल्सेटिंग। ऑब्स्टिनेट, थोड़ा सा कठोर शब्द है ये, क्योंकि ये कठोर व्यक्ति के लिए ही होता है। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है सनकी। इसके लिए अगर मैं एग्जैक्ट हिंदी में बोलूँ तो सनकी, अपनी बात पे अडिग, दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनेगा, खुद जो ठान लिया वो ठान लिया, दूसरे के लिए बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना रखना, लचीलापन ना होना, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ना होना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो ज़्यादा दिन आप टिक नहीं पाते कंपनी में। क्यों? क्योंकि आपको टीम लीडर बन के दिखाना होता है, टीम स्पिरिट फॉलो करनी होती है। ऑब्स्टिनेट मतलब सनकी। स्टबन, स्टबन मतलब भी होता है सनकी, STUBBORN, स्टबन। इसके लिए और भी शब्द हैं, थोड़े से कठिन शब्द बताता हूँ। जैसे इनट्रैक्टेबल बोल सकते हैं आप, इनट्रैक्टेबल, या अनयील्डिंग बोल सकते हैं। अगर आप ईल्ड कर रहे हैं मतलब दूसरे की बात मान रहे हैं, अनयील्डिंग है तो बिल्कुल नहीं मान रहे, अन लगा दिया मतलब उल्टा, UNYIELDING, अनयील्डिंग, या फिर इनट्रैक्टेबल, INTRACTABLE, intractable, unyielding, obstinate, stubborn, these are all very important words.
वेलिंग, वेलिंग मतलब होता है बहुत आवाज़ें निकाल निकाल के रोना, बहुत ही ज़्यादा बनावटी तरीके से रोना, बहुत ऊंचा ऊंचा रोना, उसे बोलते हैं वेलिंग। कई बार आप देखेंगे अगर कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो खासकर जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसी के मरने के बाद अगर आप देखेंगे वहाँ जो लेडीज़ वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा वेल करती हैं, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि बहुत ही उत्तेजना में रोना, बहुत ही बुरी तरह से रोना, तो उसको बोलते हैं वेल करना। पाइवोटल, पाइवोटल क्या होता है? आपने ये पढ़ा होगा, ये फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, साइंस में, कि अ, जैसे यहाँ पर आप बैठे, एक झूला भी होता है जिसे सी सॉ कहते हैं। सी सॉ, सी सॉ क्या होता है? आप झूले पे यहाँ बैठे, आपका दोस्त यहाँ बैठा, एक बार आप नीचे जाएंगे ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन आप दोनों जो ये झूला झूल रहे हैं बीच में है फलक्रम जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो पाइवोटल मतलब बोलते हैं कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। पाइवोटल शब्द किससे बना? पाइवोटल शब्द बना पाइवोट से। पाइवोट मतलब जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। अगर आप ये यहाँ से ये बीच में से ये ट्राइंगल हटा दें तो क्या ये झूला काम करेगा? नहीं करेगा, यानी ये पाइवोट है। तो पाइवोट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और पाइवोट से शब्द बना पाइवोटल। पाइवोटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही बड़ा योगदान जिसके बिना काम चल ही ना सके। जैसे इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू योगा इज पाइवोटल। योगा में, पूरी दुनिया में योगा का प्रचार प्रसार करने में जो भारत का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत पाइवोटल है। यानी भारत अगर नहीं होता तो योगा भी नहीं होता। भारत, योगा की जो उत्पत्ति हुई वो भारत में हुई। यानी कि भारत एक तरह से फलक्रम है, एक हिंज है जहाँ पे योगा पूरी दुनिया में जाता है। इसके बिना काम ना चल पाना उसे बोलते हैं पाइवोटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटली इंपॉर्टेंट। आप इसके लिए एक शब्द और यूज कर सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है जिस चीज़ के बिना काम ना चल सके। अगर आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, बहुत पैसा खर्च दिया, करोड़ों रुपए की मशीन्स लगा दी, पर अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं है, यानी डॉक्टर्स आर इंडिस्पेंसिबल, नर्सिज आर इंडिस्पेंसिबल। अगला है बी लिटल। बी लिटल मतलब किसी को लिटल यानी छोटा दिखाना, किसी को ऐसे दिखाना कि तुम नीचे हो, इन्फीरियर हो। तो जैसे बॉस है, आप अपने बॉस के पास गए, आपने सबके सामने बॉस ने आपकी फाइल फाड़ कर फेंक दी, तो आपको नीचा दिखा दिया, आपको बी लिटल कर दिया, आपको बहुत छोटा कर दिया, आपको इन्फीरियर समझ दिया, आपको अनइम्पॉर्टेंट, कि आप इंपॉर्टेंट ही नहीं हो, डिसमिस कर दिया आपको, यानी आपसे कॉन्डेसेंडिंग वे में बात की। कॉन्डेसेंडिंग मतलब नीचा दिखाना। इसके लिए तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों डी से स्टार्ट होते हैं। पहला है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट भी वही है, किसी को इन्फीरियर दिखाना, नीचा दिखाना। दूसरा है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब किसी की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करना कि जैसे वो कुछ है ही नहीं, डेप्रिकेट करना। तो डेनिग्रेट करना, डेप्रिकेट करना। एक शब्द आप और इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो है डिस्पराज। डिस्पराज मतलब किसी की अचीवमेंट्स को ऐसे दिखाना कि वो कुछ हो ही नहीं। मान लो आपने किसी को कहा कि मैं तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, और आप सोच रहे हैं कि वो आपकी बहुत तारीफ़ करेगा, पर उसने पलट के कहा आजकल तो कोई भी चढ़ जाता है। यानी उसने क्या किया? आपको डिस्पराज कर दिया, ऐसे दिखाया कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट किया ही नहीं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको छोटा दिखाया, अनइम्पॉर्टेंट या डिसमिस कर दिया। तो डिस्पराज करना, डेनिग्रेट करना, डेप्रिकेट करना, या कॉन्डेसेंडिंग वे में बात करना, बिलिटल करना। स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब होता है दो लोगों में जब एग्रीमेंट नहीं होता। देखिए, एक शब्द होता है कॉर्ड, ये वर्ड रूट है, तो कॉर्ड से बनता है कार्डियो। कॉर्ड मतलब होता है हार्ट, और कॉर्ड से बना कार्डियो। कार्डियो मतलब अगर कोई दिल का डॉक्टर है तो उसे बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। अब कॉर्ड मतलब दो लोगों के अगर दिल मिल जाते हैं तो बोलते हैं एकॉर्ड। और दो लोगों के दिल मतलब मैं यहाँ प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दो लोगों के बीच समझौता हो जाना, एग्रीमेंट हो जाना, यानी एकॉर्ड हो जाना। लेकिन आप इसको कंकॉर्ड भी बोल सकते हैं। कन मतलब होता है एक साथ, CON, कॉन मतलब एक साथ, कॉर्ड मतलब दिल, एक साथ दिल मिलना, यानी उन दोनों में एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया, उन दोनों में सहमति हो गई। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए तो डिसएग्रीमेंट, तो डिसएग्रीमेंट को बोलते हैं स्ट्राइफ, यानी कि डिस्कॉर्ड। मैंने, अगर आपने मेरा वर्ड रूट्स वाला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं डिस मतलब क्या होता है, कुछ नेगेटिव। तो डिसकॉर्ड मतलब, कॉर्ड मतलब हार्ट, डिस मतलब कोई नेगेटिव, नेगेटिव हार्ट, यानी कि दो लोगों में जब हार्ट नहीं मिलते, यानी कि दो लोगों में जब मतभेद हो जाए उसे बोलते हैं स्ट्राइफ। जैसे भारत और पाकिस्तान में जो इंडस का पानी है उसे, उसको लेके क्या है, अब क्या डेवलप हो रहा है दोनों देशों के बीच में, मतभेद, यानी स्ट्राइफ। ग्रज। ग्रज यानी किसी के प्रति दिल में नफरत रखना, कोई पुरानी रंजिश, ग्रज को बोलते हैं रंजिश। रंजिश यानी कोई पुराना, किसी ने कोई आपसे कुछ गलत कर दिया और अब आप उसके दिल में, अपने दिल में उसके लिए रंजिश रख के बैठे हैं कि जब मौका आएगा तब मैं बताऊंगा, यानी ग्रज रख के बैठे हैं। तो किसी के प्रति दिल में बुरी भावना रखना,
कोई पुरानी रंजिश रखना, पुरानी कोई दुश्मनी रखना, उसको बोलते हैं ग्रज रखना। क्लिंगिंग यानी किसी चीज़ को टाइटली पकड़ लेना। अब अगर कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, अगर आप डूब रहे हैं, साइड में कोई ऐसे घास वास लगी हुई है, तो आप उसको क्लिंग कर लेंगे, यानी उसको टाइट पकड़ लेंगे। तो क्लिंग मतलब किसी चीज़ को पकड़ के रखना, क्लिंग कर लेना, उसके ऊपर बहुत टाइटली पकड़ के रखना, उसे बोलते हैं क्लिंग करना। ऑ से बना ऑड। ऑ मतलब किसी की ऑ में होना, यानी किसी के प्रति इतना ज़्यादा सम्मान का भाव रखना, किसी के प्रति बिल्कुल सम्मोहन हो जाना, सम्मोहित हो जाना, वशीभूत हो जाना, उसको बोलते हैं ऑ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जाकिर हुसैन का परफॉर्मेंस देखा, उन्होंने तबला इतना अच्छा बजाया कि मैं उनकी ऑ में हूँ, यानी कि मैं एकदम वंडर में हूँ। मैं इतना ज़्यादा उनके प्रति सम्मान का एक भाव मेरे अंदर, एक फीलिंग है कि मैं अगले 10 दिन तक उनकी ऑ में रहा। तो ऑ मतलब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान का भाव रखना। सम्मान के लिए दो वर्ड हैं, एक होता है डेफरेंस, डेफरेंस मतलब रेस्पेक्ट, और दूसरा होता है रेवरेंस। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सम्मान का भाव रखना यानी डेफरेंस या रेवरेंस। डेलिकेट मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक, जो कभी भी टूट जाए। कोई मूर्ति खरीद के ले आया आप घर में, वो डेलिकेट है या नाजुक है। कई बार डेलिकेट हम बच्चों के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो उनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, यानी वो डेलिकेट है। ज़रूरी नहीं है डेलिकेट मतलब कोई चीज़ आसानी से टूट जाए। टूट जाए मतलब कोई आसानी से बेवकूफ़ बन जाए तो वो भी डेलिकेट है, वल्नरेबल है। वल्नरेबल यानी जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो वल्नरेबल है। तो बच्चे जो होते हैं, छोटे प्यारे बच्चे, वो वल्नरेबल होते हैं, या आप कह सकते हैं गलीबल होते हैं। गलीबल मतलब होता है आसानी से जिसको अपने विश्वास में लिया जा सके। तो बच्चे को टॉफ़ी दे दी तो वो विश्वास में आ सकता है। हालांकि आजकल के बच्चे काफ़ी चतुर हैं, लेकिन फिर भी बच्चे गलीबल होते हैं। जयपार्डी, जयपार्डी मतलब संकट में होना, कोई चीज़ पे संकट मंडराना, किसी चीज़ के जब फेल होने की संभावना बढ़ जाए, यानी वो जयपार्डी के अंदर है। जैसे अब ये टेररिस्ट अटैक हुआ है भारत के अंदर, और भारत ने सर्जिकल अटैक करा है पाकिस्तान पे। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शांति वार्ता है, वो आजकल किस चीज़ में है? जयपार्डी में। यानी शांति वार्ता कभी भी फेल हो सकती है, उसके ऊपर संकट मंडराया हुआ है, यानी द पीस टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज आर इन जयपार्डी। प्रूनिंग, प्रूनिंग मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रिम करना। जैसे आप कोई लेट से कबूतर खरीद के ले आए, तो कई बार अगर आपने कबूतर पाले हैं तो कबूतर के जो पंख होते हैं वो थोड़े से आप काट देते हैं कैंची से, जिससे वो उड़ ना जाए। और जब तक उसके पंख दोबारा आएंगे तब तक वो आपका जहाँ भी आप उसे रखते हैं वो उस प्लेस पे एकदम यूज टू हो जाएगा, ढल जाएगा। तो फिर दोबारा पंख भी आ जाएंगे तो वो उड़ के वहीं वापस आ जाएगा। तो प्रूनिंग मतलब किसी चीज़ को काटना। जैसे जो पेड़ होते हैं, अब अगर पेड़ में अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है तो आप उसको थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, जिससे पेड़ पेड़ आकर्षक लगे, यानी उनकी प्रूनिंग करना। तो जो गार्डनर होता है, जो माली होता है, वो पेड़ों की क्या करता है? प्रूनिंग। थोड़ी सी पत्तियां काट देता है, कहीं से थोड़ी सी टहनी काट देता है, जिससे उनमें जो ग्रोथ है वो दोनों तरफ बराबर हो और उससे वो आकर्षक लगे। एटॉनमेंट, अगर आपने कोई बुरा काम कर दिया, कोई आपसे गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित करना, उसे बोलते हैं एटॉन करना। एटॉन से बना एटॉनमेंट, यानी कि प्रायश्चित करना। आप इसको ये भी बोल सकते हैं पश्चाताप करना, दैट इज ऑल्सो गुड, एटॉनमेंट। डीन्यूडेड, न्यूड मतलब होता है नग्न या वस्त्रहीन, लेकिन न्यूड से बना डीन्यूडेड। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास हो और जो आपसे छिन जाए, तो अगर आपसे छिन जाएगी तो आप हो जाएंगे डीन्यूडेड। फॉर एग्जाम्पल कई बार तलाशी लेते हैं आतंकवादियों की, तो उनके कपड़े उतार के तलाशी लेते हैं, यानी उनको न्यूड करते हैं, पहले डीन्यूड करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ में जो बहुत सारी फ्लोरा है, फ्लोरल वेल्थ, यानी बहुत खूबसूरत जो पेड़ पौधे हैं, अब वो प्रदूषण के कारण चले जा रहे हैं, यानी कि वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हिमालयाज़ क्या हो रहे हैं? डीन्यूड हो रहे हैं ऑफ इट्स फ्लोरल वेल्थ, यानी कि जो उनकी जो वनस्पति वाली जो संपत्ति थी वो उनसे छिनती जा रही है। सो आप कहेंगे द हिमालयाज़ आर गेटिंग डीन्यूडेड ऑफ देयर फ्लोरल वेल्थ। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी संपत्ति हो और आपसे छिन जाए वो है, तो आप हो जाएंगे डीन्यूडेड। रेक्यूपरेट, रेक्यूपरेट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपने खो दी लेकिन वापस आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कैंसर हो गया और मेरी सेहत मुझसे छिन गई, लेकिन दवाइयों की मदद से, दुआओं की मदद से मैंने अपनी सेहत रिक्यूपरेट कर ली, यानी रीगेन कर ली, यानी दोबारा पा लिया। किसी चीज़ को दोबारा पा लेना, जो आपने कभी खो दिया था, उसे बोलते हैं रिक्यूपरेट करना। सबसे ज़्यादा जो ये शब्द यूज़ होता है वो सेहत के लिए होता है।
सेहत, रिक्यूपरेट करना। अगली बार अगर आप अपने दोस्त से मिलें तो आप ये शब्द यूज़ करिए, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए, उससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको शब्द याद भी रहेंगे। तो अगर दोस्त कोई बीमार है, अगली बार मिलें तो पूछिए कि आपने जो अपनी सेहत है क्या रिक्यूपरेट कर ली, तो उससे वो भी शब्द सीखेगा नया और आप भी सीखेंगे। विविसेक्शन, विव मतलब होता है जीवन, वीव, वीव और विट ये दोनों जीवन के लिए यूज़ होते हैं। विट मतलब किसी में जीवन भर देना, जैसे विट, विट से बना विटामिन, तो विटामिन मतलब जो आपके अंदर ऊर्जा भर दे, जो आपके अंदर जीवन भर दे, वो है विटामिन, इसलिए आप विटामिन खाते हैं। और अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, जैसे आपके पेरेंट्स, वो आपके लिए वाइटल है। तो विट मतलब जो आप में जीवन भर दे, आप में ऊर्जा भर दे, और विव मतलब जीवन। तो वीवी सेक्शन मतलब जब जिंदा किसी के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे बोलते हैं वीवी सेक्शन। जैसे जो ये सिगरेट वाली कंपनियां हैं, ये जानवरों, जिंदा जानवरों को सिगरेट का धुआं उनको लेने पे मजबूर करती हैं अंदर, जिससे उनके अंदर कैंसर डेवलप हो, जिससे वो उसको स्टडी कर सकें। इसीलिए वीवी सेक्शन पे अब बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ रही है और बहुत ही कठोर कानून बन रहे हैं। खासकर जो दवाइयों की कंपनियां हैं अब वो वीवी सेक्शन करती हैं, यानी जिंदा लोगों के ऊपर पहले दवाइयों को जाँच करती हैं उनकी। तो वीवी सेक्शन मतलब जिंदा जानवर के ऊपर या जिंदा आदमी के ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे बोलते हैं वीवी सेक्शन। विव मतलब जीवन। प्रोलिफरेशन, किसी चीज़ में बढ़ोतरी, उसे बोलते हैं प्रोलिफरेशन। खासकर प्रोलिफरेशन मतलब किसी चीज़ के या तो साइज़ में बढ़ोतरी या किसी चीज़ के नंबर में बढ़ोतरी। तो वैसे अगर और टेक्निकल आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए एक सेल है, एक से दो बना, दो से चार बने, जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो फैलते जाते हैं, तो उसे आप बडिंग भी कह सकते हैं। बडिंग मतलब किसी चीज़ का नंबर बढ़ना, और किसी चीज़ का साइज़ बढ़ना मतलब प्रोलिफरेशन। लेकिन ये तो टेक्निकल मेडिकल टर्म हो गई। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो प्रोलिफरेशन मतलब किसी चीज़ का या तो साइज़ बढ़ना या नंबर बढ़ना, दोनों को आप प्रोलिफरेशन कह सकते हैं। जैसे जब किसी को अगर कैंसर हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर उसके सेल बढ़ जाते हैं, बहुत सारे कोशिकाएं बढ़ती चली जाती हैं और वो काबू नहीं आती, यानी द सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग। क्यू, क्यू मतलब होता है सिग्नल। जैसे मान लीजिए आप कोई डांसर हैं, तो आप दो लोग डांस कर रहे हैं, तो एक पहले स्टेज पे चला गया और उसने दूसरे को कहा कि जब मैं रुमाल फेंकूंगा तो समझ जाना कि आपको भी स्टेज पर आना है, और जब तक मैं रुमाल ना फेंकूं तो आप पर्दे के पीछे रहोगे। यानी आपका क्यू क्या है, आपका क्यू ये है, आपका सिग्नल ये है कि मैं रुमाल फेंकूंगा स्टेज के ऊपर, और जब मैं रुमाल फेंकूं तो आप पर्दे से निकल के बाहर आ जाना। तो क्यू मतलब कोई सिग्नल देना, उसको बोलते हैं क्यू। डिसैलिनेशन, ये तो आसान शब्द है। सेलाइन मतलब क्या होता है, खारे पानी को बोलते हैं सेलाइन, और पानी में जितना नमक घुला होता है उसे बोलते हैं सैलिनिटी। जैसे भारत में कई ऐसी झील हैं जहाँ नमक बहुत ज़्यादा है झीलों में, जैसे राजस्थान में है, लेक है, झील है जिसे सांबर लेक कहते हैं, वहाँ पानी में सैलिनिटी यानी नमक बहुत ज़्यादा है। सेलाइन मतलब, सेलाइन मतलब किसी चीज़ के अंदर नमक होना, नमकीन को बोलते हैं सेलाइन। अगर आप डी, डी मतलब किसी चीज़ से अलग करना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ डिटैच, डिटैच मतलब आप किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, तो डीसैलिनेशन करना यानी पानी में से नमक निकालना, उसे बोलते हैं डीसैलिनेशन। समुद्र का पानी आप क्या पी सकते हैं, नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, डीसैलिनेशन, यानी उसमें से नमक निकालना पड़ेगा, जो घुले हुए खनिज हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो ये था इस हफ्ते के जो सबसे अच्छे वर्ड थे हिंदू न्यूज़पेपर से निकाले हुए। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे दो शब्दों का मतलब बताइए। एक तो शब्द है होंचो, मैं लिख देता हूँ, होंचो, HONCHO, और दूसरा शब्द है मॉल, MAUL। इनके मतलब बताइए। और दूसरी बात, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस वीडियो में समझे हुए शब्दों से, सीखे हुए शब्दों से आप सेंटेंस बनाकर लिखेंगे तो जितने हो सके लिखिए। और अगर आप चाहते हैं मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं तो भी, वैसे मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने ये मुझे लास्ट वीक रिक्वेस्ट की थी, और चाहते हैं अगर आपकी मैं इसे इंग्लिश में भी लेकर आऊँ इस वीडियो को, तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर द वीडियो।